हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एजुकेशन में एजुकेशन इनसाइट्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। माई सेल्फ फारूकी सर, आई विल टीच यू केमिस्ट्री। एक्चुअली इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, यानी इस महामारी के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान हमारे सामने एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचे, एजुकेशन उसका मौलिक अधिकार भी है, तो ये प्लेटफॉर्म तैयार किया। निश्चित ही आप सबको इसका लाभ होगा। मैं 11 क्लासेस की केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले आप लोगों को यह बता दूं कि जब हमारे लिए 10th क्लास के एग्जाम के रिजल्ट के बाद हमारे मस्तिष्क में इस तरह के विचार आते हैं कि अब हमारे बच्चे को करना क्या चाहिए, या बच्चा सोचता है कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। यूं तो काफी फील्ड है, और हर फील्ड अगर लगन और मेहनत के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, आत्मविश्वास के साथ अगर उस फील्ड में जाए उस छात्र के द्वारा, छात्रा के द्वारा, या अभिभावक अपने बच्चों को पहुंचाएं, तो निश्चित सफलता मिलना है। मैं बात करूंगा साइंस के टीचर होने के नाते, केमिस्ट्री का टीचर होने के नाते से केमिस्ट्री के बारे में। जब हमारे बच्चे साइंस लेंगे तो उनके सामने फिर भी दो ऑप्शन होंगे, मैथ लिया जाए या बायोलॉजी ली जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका बच्चा अगर मैथ लेता है तब भी उसको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़नी है, और बायोलॉजी लेता है तब भी इसको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़नी है। मैथ वाले के लिए फिर मैथ बच जाता है, और बायोलॉजी वालों के लिए बायोलॉजी बच जाती है। लेकिन कुछ छात्र दोनों भी ले लेते हैं, बायोलॉजी और मैथ भी एडिशनल के तौर पर लिया जाता है। बिना किसी ज्यादा भूमिका के मैं सीधा सीधा अपने पॉइंट पर आता हूं। जैसा मैंने बताया कि मैं आई विल टीच यू केमिस्ट्री, फारूकी सर मेरा नाम है, और इस चैनल पर मैं आपको अपनी केमिस्ट्री के बारे में, आपकी केमिस्ट्री के बारे में, सब लोगों की केमिस्ट्री के बारे में, केमिकल पदार्थ के बारे में मैं आपको स्टडी करा रहा हूं। दैट इज राइट, यही वर्ड है केमिकल सब्सटेंस, यानी रासायनिक पदार्थ। तो बेटा रासायनिक पदार्थों का ध्यान से समझिएगा, रासायनिक पदार्थ, राइट, रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंस, केमिकल मैटर। इसी रासायनिक पदार्थ का अध्ययन करना, अध्ययन से मतलब हो गया बेटा उस रासायनिक पदार्थ का कंपोजिशन यानी संगठन, मतलब उसमें क्या क्या है, ठीक। दूसरा हो गया उसे कैसे बनाया गया, प्रकृति में मिला तो किन स्रोत से मिला तो हमने उसको कैसे अपने तक पहुंचाया, ये बात हो गई। उस रासायनिक पदार्थ को एक दूसरे में बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। इसके अलावा उसका उपयोग कहां कहां है, ठीक है, यानी हाउ टू मेड, कैसे बनाए, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, उसका संगठन, उस पदार्थ का संगठन क्या है, और हम उसे एक दूसरे में कैसे बदलें, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके गुणधर्म क्या होते हैं, उसका रूपांतरण कैसे किया जाए, और रूपांतरण करने पर वो क्या बन जाएगा, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। और फोर्थ है बेटा यूटिलाइज, एप्लीकेशन, यू कैन से, आप कह सकते हैं उपयोग। ओके, तो केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक पदार्थ के संगठन, उसके गुणधर्म, उसका एक दूसरे में रूपांतरण और उसके उपयोगों का अध्ययन करते हैं, ठीक। कहने के लिए मैंने सिर्फ 4 शब्द यहां इस्तेमाल किए गए, लेकिन आप समझ रहे हैं कि जब विषय है तो विषय की गहराई के साथ उन सब का अध्ययन करना होगा, ठीक है। सो रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा हो गई जिसमें हम लोग इन पदार्थों की, इन जानकारियों के बारे में स्टडी करते हैं। ये तो हो गई रसायन विज्ञान की शाखाएं।
जैसे मैंने कहा कि विज्ञान की एक शाखा आपके लिए भौतिक विज्ञान फिजिक्स है, विज्ञान में ही आप लोगों की बायोलॉजी सेक्शन भी आता है और ये केमिस्ट्री रसायन विज्ञान भी आता है। अब बात आती है कि रसायन विज्ञान, इसके ऊपर मैं आपको विस्तृत अध्ययन आपको बाद में कराऊंगा। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री बेटा, ठीक है, प्रयास ये करें कि आप साइंस के वर्ड को ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करें, ठीक है, ओके। तो केमिस्ट्री में आगे इसका फिर वर्गीकरण किया गया बेटा, रसायन विज्ञान का फिर आगे वर्गीकरण किया। अभी 11th क्लासेस में आपको बहुत कम जानकारी के साथ ये बात बताई जाएगी। कौन कौन सा, इसकी कुछ शाखाएं हैं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। पहली शाखा कहलाती है बेटा जिसको कहते हैं भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री बेटा, भौतिक रसायन, राइट। दूसरा है अकार्बनिक रसायन, ठीक है ना, अभी आप सुन रहे हैं बस केवल इतना। बाकी जब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं आपको इस बात से इंट्रोड्यूस कराता रहूंगा कि भौतिक रसायन हमारी 11th क्लासेस के चैप्टर में, 11th क्लासेस के जो चैप्टर में से भौतिक रसायन का पार्ट कितना है, अगर आप चाहोगे तो वो मैं बताता रहूंगा, ओके। तीसरा है बेटा थर्ड, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा, कार्बनिक रसायन, ठीक है। वैसे मोटे मोटे तौर पर हम इन तीन के बारे में ही बताते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा वैश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी है। इसके अलावा जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री भी है बेटा, ठीक है। पर अभी आप इन तीन के नाम सुन लें सिर्फ, फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, ओके बेटा। चलिए, तो रसायन मतलब रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की मैंने परिभाषा बताई। इस परिभाषा का मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक पदार्थ के संगठन, कंपोजिशन, गुणधर्म, रूपांतरण, एक दूसरे में बदलाव और उपयोग, एप्लीकेशन या यूजेस, इनका अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है वो शाखा। ये मोटी मोटी तौर पर तीन शाखाएं हैं इसकी, मोटी मोटी तौर पर मैं बोल रहा हूं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन। बेटा मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहां कहने जा रहा हूं, जो आप अगर इस बात को आपने नहीं अपनाया तो आपको आगे चलकर थोड़ी सी दिक्कतें ज्यादा आने वाली हैं, ठीक है। क्या मतलब है सर आपका इस बात से? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने घर के एल्डर ब्रदर्स सिस्टर यानी बड़े भाई बहनों को अगर आप उनसे पूछेंगे, अगर उन्होंने 12th कर लिया या 12th करने के बाद कॉम्पिटिशन एग्जाम या और दूसरी पढ़ाई में, तो वो आपको बताएंगे कि हमसे कुछ गलतियां ये हुई कि हमने 11वीं क्लासेस को जो सीरियसली नहीं ले पाए। सीरियसली क्यों नहीं लिया कि अमूमन हमारे माइंड में एक थिंकिंग चल रही होती है, और वो सोच क्या है बेटा, हमारी सोच ये होती है कि 10th बोर्ड हो गया, 12th बोर्ड हो गया, 11th को हम ऐसे ही निकाल देंगे। इसका परिणाम बहुत भुगतना पड़ता है बेटा हम लोगों को। क्या भुगतना पड़ेगा? अगर 11वीं क्लासेस हम लोगों ने यूं ही निकाल दी तो 12th क्लासेस में या आगे कंपटीशन में, जब हम लोग 12th में एग्जाम में बच्चे मोस्टली परसेंटेज बना लेते हैं, और उस परसेंटेज बनाने के बाद पेरेंट्स के माइंड में यह बात आती है कि मैं अपने बच्चे को मेडिकल में भेजूंगा या इंजीनियरिंग लाइन में भेजूंगा, इंजीनियरिंग बनाऊंगा, IITN बनाऊंगा या डॉक्टर बनाऊंगा उसको। तो उस स्थिति में जब वो बच्चा हमारे कोटा या जयपुर में हमारे सेंटरों पर जब आता है, तो क्या उन्हें लगता है बेटा, उस स्थिति में उनका 11th जब कंप्लीट नहीं होता तो उनको बहुत स्ट्रेस, तनाव में रहना चालू कर देते हैं। वो यूं तो हमारा सेंटर कोटा में भी जयपुर में भी ये सब प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन दिक्कत क्या खड़ी है बेटा कि उनको हम, चूंकि हमारा मकसद जब वो 12th कर चुका है तो उसका टारगेट बैच आ गया बेटा, हम चाहते हैं कि वो एक साल में ही अपना कंपटीशन एग्जाम फाइट करे। प्रॉब्लम क्रिएट कहां हो जाती है कि जब वो माइंड ये बना के एक साल में करना है या हमें माइंड बनाना एक साल में कराना है, तो ऐसी स्थिति में हमारा सिलेबस थोड़ा सा हाई लेवल पर जाने लगता है। हम उसको और अच्छे लेवल में, ज्यादा लेवल तक समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं रहता कि वो 11th करके आया है या नहीं, ढंग से पढ़ी है या नहीं। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें बेटा।
जितना मजबूत 11th आपका होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, बिगिनिंग सिचुएशन है ये आपकी। सो आई होप कि आप इस बात को, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को सीरियसली लेंगे, और आपका केवल एक ही धर्म है, छात्र छात्राओं का केवल एक ही धर्म है और कोई धर्म नहीं है कि वो अपना और अपना वर्क, उनकी जो पूजा वर्शिप है केवल एक ही है कि वो अपनी स्टडी को बहुत डीपली और अच्छी तरह से करें। यही उनका सबसे बड़ा कार्य है, यही उनकी पूजा, यही उनका धर्म। ठीक है बेटा, तो ये एज ए टीचर होने के नाते से मैं आपको समय समय पर इन बातों से अवगत कराता रहूंगा, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी केमिस्ट्री का नाम आएगा तो फिर फारूकी सर, और फारूकी सर मतलब मैं हूं ना, नो प्रॉब्लम। शर्त क्या है, आप मेरे के साथ कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। अगर कंटिन्यूटी अगर टूटी, निरंतरता अगर टूट गई, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट्स हो सकती है। तो चले बेटा स्टार्ट, रेडी हैं आप लोग? भले ही आप लोगों के पास टेलीग्राम के माध्यम से नोट्स पहुंचते हैं, लेकिन आपका काम यह है कि जब भी आप वीडियो स्टार्टिंग देखेंगे, आप अपने पास कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको नोट्स में नहीं लिखी हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको वर्बली जब बोलते हैं, ओरली जब हम बोल रहे हैं, तो कई बात कहीं से कहीं जुड़ जाती है और हम उसके ऊपर डिटेल्स स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए पहली वीडियो आपकी, अगर आपके आसपास है तो कॉपी और पेन लेकर तुरंत बैठे। स्टार्ट, रेडी बेटा? आर यू रेडी? ओके ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, परेशानी नहीं आएगी, बस उसकी निरंतरता बनाए रखें। मैं जो बता रहा हूं उसको जोड़े रखें आप लोग। आपका डाउट सेशन भी अपन संडे वाले दिनों में रखकर आप लोगों को डायरेक्ट लाइव जोड़ेंगे। ओके बेटा, ठीक। तो ये तो रही शुरुआती जानकारी, मैंने अपना परिचय दिया, जिसमें रसायन विज्ञान का परिचय दिया जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। रसायन विज्ञान की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई, और रसायन विज्ञान की आपको शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से आपको इंट्रोड्यूस कराया। ओके बेटा, सो अब मैं आपको, चूंकि ईश्वर की प्रार्थना के बाद, माँ बाप की प्रार्थना के बाद, माँ बाप का नाम, ईश्वर का नाम पहले, फिर माँ बाप का नाम लेने के बाद, अब मैं आपको उस व्यक्ति के नाम से परिचित कराने जा रहा हूं जिस व्यक्ति को इस सब्जेक्ट का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है, वो व्यक्ति है एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर, बेटा लिसन केयरफुली, लेवोजियर, लेवोजियर भी कह सकते हैं आप लोगों से, ठीक है ना। एंटोनी लेवोजियर रसायन विज्ञान के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ द केमिस्ट्री कहे जाते हैं, रसायन विज्ञान के पितामह। एंटोनी लेवोजियर ये फ्रांसिस साइंटिस्ट थे बेटा, फ्रांसिस्ट। ठीक है, इनका जन्म 26 अगस्त 1743 को, और इनकी मृत्यु 8 मई 1794 को हुई। देखिए, बाकी और वैज्ञानिकों की हम ऐसी कोई जन्म या मृत्यु के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट बताने जा रहा हूं, और हर सब्जेक्ट के अपने एक पितामह डिटरमाइन किए गए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा? तो एंटोनी लेवोजियर को रसायन विज्ञान के पितामह यानी फादर ऑफ द केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर है, जिनका जन्म और जिनकी मृत्यु ये हुई 1743 1794, यानी ये 18वीं सेंचुरी है। 18th सेंचुरी को साइंस का बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन कहा जाता है, बहुत बड़ी क्रांति कही जाती है, क्योंकि ये वो टाइम था, ये वो समय था जिस समय में विज्ञान या केमिस्ट्री या भौतिक विज्ञान ने बहुत तरक्की की। तरक्की तो आज भी जारी है, लेकिन जब जो आदमी शुरुआत की स्थिति को तरक्की का रूप दे दे, वो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन मानी जाती है बेटा। ठीक है, तो 18th सेंचुरी के ये कहा जा सकता है कि ये और इनके तमाम साथी आगे पीछे के, वो सब अच्छे रिवॉल्वर थे इस तरह के विज्ञान के चमत्कार करने के लिए, मिराकल ऑफ साइंस करने के लिए। ओके बेटा, तो ये तो रही बात एंटोनी लेवोजियर के बारे में, जिनकी बर्थ और मैंने आप लोगों को इससे इंट्रोड्यूस कराया था। चलिए अब हम लोग सीधे सीधे केमिस्ट्री के बारे में, उसके अध्ययन के बारे में ही स्टार्ट करते हैं। राइट, आप लोगों का जो पहला चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत समझने वाला है, शुरुआती चैप्टर भी है आपका, और वो है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है बेटा, रसायन विज्ञान की
रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके बेटा, बेसिक कंसेप्ट। नाम से पता चल रहा है कि हमें केमिस्ट्री की शुरुआती जानकारियां, बेसिक कंसेप्ट के बारे में यहां स्टडी करना होगा। चलिए, तो चूंकि जैसा मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री की डेफिनेशन में बताया था बेटा कि रासायनिक पदार्थ, ठीक है, पदार्थ यानी मैटर, यहीं से मैं अपनी बात को शुरुआत करूं। दरअसल ब्रह्मांड जो शब्द है ना, यूनिवर्स, ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना है। ब्रह्मांड में या तो पदार्थ है या फिर ऊर्जा है, प्लस ऊर्जा, एनर्जी, राइट। इन दोनों से मिलकर ब्रह्मांड बना है। इसका मतलब यह हुआ कि मैं ब्रह्मांड में हूं, आप भी ब्रह्मांड में हो। आपका पेन, आपकी कॉपी, आपका मकान, आपका घर, आपके बर्तन, आपके पेंट, आपका हर वो चीज ब्रह्मांड में आ गई। अब ब्रह्मांड में आ गई तो या तो मैं पदार्थ हूं, यानी जिसे मैं देख रहा हूं, या मैं हूं, या किसी और चीज के बारे में बात करें, या वो ऊर्जा है। इज दैट क्लियर? अब बात आती है कि पदार्थ, तो बेटा पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान हो, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर लें। ज्ञानेंद्रियों का मतलब हो गया सेंस ऑर्गन्स, यानी मैंने आंख बंद की और मुझे लगा कि यार बेहतरीन खुशबू आ रही है, पनीर की खुशबू आ रही है, गुलाब जामुन की खुशबू आ रही है, गाजर के हलवे की खुशबू आ रही है। इसका मतलब खुशबू आ रही है, ये मेरी नोज ज्ञानेंद्रिय बता रही है। या फिर कोई वस्तु जमीन पर गिरी, कोई भी चीज जमीन पर गिरी, उसकी आवाज मेरे कान तक आई। कुछ लोग तो आवाज से पता लगते हैं कि गिरा क्या है, ठीक है। या मैंने अपनी आंखों से देखा, ये भी हमारी ज्ञानेंद्रिय दिख रहा है, मैं फलानी चीज रखी है। जुबान पर रखा बेटा तो उसका स्वाद नजर आया मुझे। तो इन ज्ञानेंद्रियों से मैं अगर अनुभव कर पा रहा हूं तो वो क्या है? पदार्थ हो, जिसका द्रव्यमान हो, जो जगह घेरता हो, ठीक है, और अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर ले, वो पदार्थ है। तो मैं पदार्थ हूं कि नहीं बताइए, या आप पदार्थ हो के? यस, आपका वजन है, द्रव्यमान है, आपने जगह घेर रखी है, आपको दूसरा अनुभव कर सकता है, मैं अनुभव कर सकता हूं कि नहीं आपको? तो हर वो चीज पदार्थ कहलाएगी। और जिनमें ऐसा नहीं है वो क्या कहलाएंगी? ऊर्जा, राइट। इस तरह से अपन इसकी डिफाइन, ऊर्जा के संदर्भ में हमारे आगे के चैप्टरों में कुछ बात करने की कही गई है, मैं उसे यहां नहीं छेड़ना चाह रहा। मैं आपको लिए चलता हूं पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में बेटा, पदार्थ का वर्गीकरण। ओके, तो मैं यहां से ऊर्जा को यहां से हटाया, ब्रह्मांड को मैंने यहां से हटाया और सीधा पदार्थ यानी मैटर यानी सब्सटेंस पर मैं आपको जोड़े दे रहा हूं, मैटर, राइट। अब कुछ पदार्थ तो ऐसे हैं बेटा जो शुद्ध होते हैं। शुद्ध का मतलब है कि उनका हर कण एक जैसा होगा, हर कण, जितनी बार भी उसमें से अगर कण निकाला जाएगा वो हर कण एक जैसा होगा, यानी इसे बोला जाएगा शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर बेटा, शुद्ध पदार्थ, ठीक। और दूसरा कहलाएगा जिसे आप अशुद्ध का पदार्थ कह दो, या मैं यहां पर नाम दे देता हूं मिक्सचर, अशुद्ध पदार्थ, जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, अशुद्ध पदार्थ। अभी अपन इसके बारे में सब कुछ, जैसा आप समझ रहे हो कि केमिस्ट्री में हम लोगों को खासतौर पर मैं तो आपको बहुत जीरो लेवल से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल माइंड को आप अपने हर शब्द से, हर बात से ये दिमाग में भर लो कि पढ़ाना क्या है, पढ़ना क्या है, कैसे हम लोग केमिस्ट्री में अपने लिए, देखिए मार्क्स 99, 98, 100 लाना एक अलग ऑप्शन है बेटा, लेकिन नॉलेज ये मस्ट होना चाहिए। भले ही आपके 90 नंबर लेकर आए आप लोग, लेकिन नॉलेज आपकी है तो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम या फिर कोई भी चीज आपके लिए नामुमकिन नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, शुद्ध पदार्थ, मैटर, मैं इसके बारे में डिस्कशन कराऊंगा आपको, क्योंकि मैंने जैसा बोला है। तो शुद्ध पदार्थ को मैं फिर बांट रहा हूं बेटा, इसको मैं दो तरीके से बांट रहा हूं, और वो है तत्व और दूसरा है यौगिक, राइट।
तत्व और यौगिक। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर आप कह देते हो देखो तत्व यौगिक मिश्रण, तो तत्व और यौगिक मिश्रण सब कौन है? पदार्थ। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसका मतलब तत्व भी शुद्ध पदार्थ है, यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है। इसका क्या मतलब होता है? अब पहली बात तो यहां से स्टार्ट किया जाए, तत्व यानी एलिमेंट बेटा, तत्व यानी एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको यह बता दूं कि आपकी आवर्त सारणी, देखा है आप लोगों को 9th में एक सर ने बताई थी सारणी, उस सारणी में जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना बेटा, जो प्रतीक बने हुए, प्रतीक, मैं यहां पर एक शब्द इस्तेमाल करूंगा सिंबल, सूत्र का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं सिंबल लिखूंगा यानी प्रतीक। इसका मतलब तत्व शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आता है, तो मैं यहां क्या बता सकता हूं आपको कि तत्व बेटा पदार्थ का शुद्ध रूप है। तत्व, एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, प्योरेस्ट फॉर्म। अब ये प्योरेस्ट फॉर्म क्यों है इसे समझाता हूं मैं आपको। दरअसल तत्व जब प्योरेस्ट है तो एक ही प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बना है, या ध्यान से सुनिएगा, अवयवी कण, अवयवी कण तत्व पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप है, जो एक ही प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, अवयवी कण, तत्व के अवयवी कण। अब देखिए वो जो मैं बता रहा हूं आपको, आवर्त सारणी में जो क्या बने हुए हैं, प्रतीक। प्रतीक का मतलब, चूंकि आप 9th 10th में थोड़ा थोड़ा सा आप तो सीख कर आए होंगे, ऐसा है ही नहीं कि आप में जो कुछ वर्ड अगर मैं बोलूं वो समझ में ना आए, समझ में आएंगे बेटा। प्रतीक का मतलब है, जैसे मैंने बोला बेटा मैग्नीशियम, ठीक है, तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होगा बेटा? तो आप कहोगे Mg, मैग्नीशियम का। मैंने बोला सिल्वर, तो सिल्वर का प्रतीक क्या होगा बेटा? Ag। मैंने बोला सोडियम, तो आपने लिखा Na। मैंने बोला गोल्ड, तो आपने कहा Au। मैंने बोला प्लेटिनम, तो आपने कहा Pt। मैंने कहा मरकरी, तो आपने बोला Hg। मैंने कहा हाइड्रोजन, तो आपने लिखा H। मैंने कहा नियोन, तो आपने लिख दिया Ne। तो ये सब, इनको मैं क्या बोलूंगा बेटा? तत्वों के प्रतीक बोलूंगा, सिंबल। तत्व का सूत्र नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है? तो ये प्रतीक है, देखा है आप लोगों ने सब, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा सर ने आपको बताया था कि नहीं आपको कुछ चीज है? ओके, बिल्कुल वही बात। तो आवर्त सारणी में जितने भी ये प्रतीक दिख रहे हैं ना, दरअसल ये सारे के सारे कौन से वाले पदार्थ हैं? कि सर ये तत्व है। इज दैट क्लियर? तो तत्व पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप है, जो एक ही प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अब यहां से आपको समझना क्या है, ये देखिएगा, एक ही प्रकार के पदार्थ मतलब एक ही प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। दरअसल इसका मतलब होता है कि अगर मैं आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या को बेटा मोटे मोटे तौर पर 118 मानूं, ठीक है, अब आपके दिमाग में यह बात आएगी कि सर ये आप मानना शब्द क्यों कह रहे हैं, आप कंफर्म बताइए ना बेटा। है क्या कि कुछ तत्व तो हमें नेचर से प्राप्त हुए, यानी गॉड गिफ्ट है वो। ईश्वर ने जब ब्रह्मांड की रचना की तो ब्रह्मांड की रचना में वो तत्व बनाए, तत्व उन्होंने, ईश्वर ने अपनी कलाकृतियों से दिए। इज दैट क्लियर? वो अलग बात है कि उनका प्रकृति में अस्तित्व था, हमने उनकी खोज करने में समय लगाया, राइट? यानी शुरुआत में 25 तत्व होंगे, 15 तत्व होंगे। मैं आपको, आपका जो एक चैप्टर आता है ना तत्वों का वर्गीकरण, उसमें आपको इसकी डिटेल्स स्टडी कराऊंगा। अभी आप, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनने का प्रयास कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि गॉड ने बनाए, ईश्वर ने बनाए, लेकिन उनको हम लोग प्रकृति से खोज पाना समय के अनुसार थोड़ा डिले होता गया, ठीक है? और कुछ, अब गॉड ने क्या किया? गॉड ने कहा कि भाई जब मैं ईश्वर मानव रूपी एक नई स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो उसका मस्तिष्क कितना बेहतरीन बनाया कि उसने न केवल खोज की ईश्वर की, ईश्वर के द्वारा दिए गए उन तत्वों की खोज की, बल्कि ईश्वर के द्वारा दिए गए इस ब्रेन से उसने नए नए तत्वों को बनाया भी, तत्वों को बनाया। यानी वो नेचर में नहीं थे, गॉड ने नहीं दिए, गॉड ने मस्तिष्क दिया, उस मस्तिष्क का उपयोग करके साइंटिस्ट ने उनको बनाया। यानी जो प्रकृति में मिले वो प्राकृतिक तत्व हुए, जो ईश्वर ने
दिए वो प्राकृतिक तत्व हुए और जो हमने बनाए वो कृत्रिम तत्व हुए। तो आधार ये हुआ संश्लेषित तत्व हुए, मानव निर्मित तत्व हुए। ओके, एक तो अर्थ यह ये निकला कि बेटा नित्य नए नए साल, हर साल कुछ नए नए तत्व बनाए जा रहे हैं, इसलिए एक्यूरेट संख्या को बता पाना सक्षम नहीं है। इज दैट क्लियर? तो मैंने लगभग 118 बोल दिया। मैं आपको मैंने कहा आवर्त सारणी एक चैप्टर है हमारी किताब में, तत्वों का वर्गीकरण, मैं आपको उसके बारे में बहुत अच्छी डिटेल्स में समझाने वाला हूं। फिलहाल ये समझिए, तो कुछ तो प्राकृतिक तत्व थे बेटा और कुछ कैसे थे? कृत्रिम तत्व थे, संश्लेषित तत्व थे, मानव निर्मित तत्व हैं। ओके, दोनों ही प्रकार के वर्तमान की आवर्त सारणी में मौजूद हैं। ठीक है, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब बात ये आती है कि मैं अगर ये कह रहा हूं कि इतने सारे तत्व हैं, तो ज्यादातर तत्वों के जो अवयवी कण है ना बेटा, अवयवी कण, परमाणु अवयवी कण का मतलब मैं आपको ऐसे बता दूं, जैसे इस वीडियो को ज्यादातर कौन सी क्लास के छात्र देखेंगे? ज्यादातर बताइएगा कि सर जिन्होंने 10th पास कर लिया 11th वाले छात्र देखेंगे कि नहीं? इसे कहेंगे ज्यादातर। पर कुछ ऐसे भी होंगे जो 12th वाले, जिनका 11th कंप्लीट नहीं हुआ होगा या सही ढंग से पढ़ना और चाह रहे होंगे, तो वो देखेंगे। लेकिन उनमें भी ज्यादा संख्या तो 11th वालों की होगी ना, होगा कि नहीं? 100 में से 80% छात्र तो 11th क्लासेस के होंगे, 20% छात्र 12th के हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं। तो ज्यादातर तत्वों के ज्यादातर अवयवी कण, अधिकांश तत्वों के अवयवी कण क्या होते हैं बेटा? परमाणु होते हैं। अधिकांश तत्वों के अवयवी कण एटम यानी परमाणु होते हैं। इज दैट क्लियर? परमाणु क्या है इसके बारे में भी हमें देखना है। ठीक है, बहुत डिटेल्स में अपन यहां जाने वाले हैं। अवयवी कण परमाणु होते हैं, लेकिन बेटा कुछ के अवयवी कण अणु भी होते हैं। परमाणु अधिकांशतः 3-4 लाइन खींच दी मैंने, अधिकांशतः, लेकिन कुछ के अवयवी कण बेटा अणु भी होते हैं कुछ तत्वों के। अब इसका क्या मतलब है? मान के चलिए किसी पात्र में कोई तत्व रखा गया है। अब देखिए यहीं से क्या बात स्टार्ट होती है बेटा, तत्व का वर्गीकरण जब हम करेंगे तो कई तरीके से करेंगे। जैसे एक वर्गीकरण मैंने आपको ओरली बोला, क्या बताया था मैंने आपको कि जिनको कुदरत, नेचर, गॉड ने दिया वो प्राकृतिक तत्व कहलाए, और जिनको हमने बनाया वो मानव निर्मित तत्व या संश्लेषित तत्व या कृत्रिम आर्टिफिशियल एलिमेंट कहलाए। इज दैट क्लियर? और दूसरा वर्गीकरण सुनिए, भौतिक अवस्था की दृष्टि से भी वर्गीकरण कर सकते हैं। भौतिक अवस्था की दृष्टि से, भौतिक अवस्था का मतलब वो तत्व ठोस है, द्रव है या गैस है। ठीक है, अब यहां से मैं आपको क्या जोड़ने जा रहा हूं, देखिएगा। मैंने कहा भौतिक अवस्था की दृष्टि से वो ठोस है, द्रव है, गैस है। इतना तो समझते हैं अपन। क्या क्या समझते हैं आपको? ठोस का एक निश्चित द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान तो उसका भी निश्चित होगा, द्रव्यमान इसका भी निश्चित होगा, लेकिन ठोस का एक निश्चित आयतन होगा, आयतन इसका भी होगा, लेकिन इसका निश्चित आयतन नहीं होगा। इसकी आकृति निश्चित होगी, आकृति निश्चित नहीं होगी, आकृति निश्चित नहीं होगी। ठीक है, गैस में जो गैस को बनाने वाले अवयवी कण है ना, उनके मध्य में बहुत ही दुर्बलतम आकर्षण बल लगा होता है, जिसके कारण वो फैलाव ज्यादा रखते हैं, यानी उनमें विसरण की दर ज्यादा होती है गैसों के अंदर। द्रवों में क्या होता है, कण एक दूसरे से मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं तुलनात्मक दृष्टि से गैस की तुलना में, और ठोसों में और भी मजबूती से जुड़े रहते हैं। तो इन दोनों भौतिक प्रावस्थाओं के बारे में 11th क्लास में एक चैप्टर बनाया गया, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां डिस्कशन कराएंगे। 12th में इसका एक चैप्टर बनाया गया है, सॉलिड स्टेट, पहला ही चैप्टर, वहां स्टडी कराऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूं तत्वों को भौतिक अवस्था की दृष्टि से 3 प्रकार से अगर बांटा जाए, किसके आधार पर बेटा? भौतिक अवस्था की दृष्टि से। ठीक है, भौतिक अवस्था की दृष्टि से। ओके, अब मैंने कहा कि तत्वों के, अधिकांश तत्वों के अवयवी कण क्या होते हैं बेटा? परमाणु। केयरफुली सुनना ध्यान से, परमाणु। अधिकांश तत्वों के अवयवी कण परमाणु होते हैं, यानी कोई पदार्थ जिसे हम तत्व कह रहे हैं, वो अगर किसी पात्र में रखा है, उनमें से अगर हम कुछ निकालें तो वो परमाणु के रूप में हमें अगर मिलेंगे ज्यादातर। लेकिन कुछ के अवयवी कण अणु भी होते हैं। कुछ के, इसका मतलब अगर मैं कुछ के वाली बात को याद कर लूं, कुछ के मतलब हो गया कि अगर 118 तत्व हैं तो ज्यादातर 102, 103, 105, 6 तत्व कैसे हैं जिनके अवयवी कण परमाणु। और इसी वजह से ध्यान से सुनिए ना,
इसी वजह से तत्वों के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि तत्व का एक निश्चित, प्रत्येक तत्व का एक निश्चित प्रतीक होता है। निश्चित प्रतीक, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक तत्व का एक निश्चित प्रतीक होता है, जैसे ये लिखाए गए, राइट। प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है बेटा, निश्चित परमाणु क्रमांक। इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं अपन अभी, परमाणु क्रमांक, ठीक है। दरअसल परमाणु क्रमांक है क्या? प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु क्रमांक है। अब देखिए परमाणु शब्द लगाने लगे, तत्व के लिए परमाणु शब्द लगाने लगे। क्यों लगाने लगे बेटा बताइएगा? क्योंकि अधिकांश तत्वों के अभिविकर्ण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या बेटा? परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, राइट। परमाणु द्रव्यमान, एक निश्चित प्रतीक, एक निश्चित परमाणु क्रमांक और निश्चित परमाणु द्रव्यमान होता है। इनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग। तो परमाणु क्रमांक आप लोगों को 9th-10th में आपके सर ने याद कराया होगा। जैसे आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व अगर मैं कहता हूं जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो वो कौन है बेटा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जो प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है बेटा? गैस रूप में पाया जाता है। तो तत्व जो हाइड्रोजन है जिसका प्रतीक है H, ये किस रूप में पाया जाता है बेटा? बताइए। गैसी रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन के बाद परमाणु क्रमांक जिसका 2 होगा ना बेटा, जिसे कहते हैं हीलियम, ये भी गैस है। और हीलियम के बाद लिथियम, ये ठोस है। बेरिलियम, ठीक है, मैं आपको आगे भी लिखवाऊंगा, लेकिन आप सुन इतना तो जानते ही हैं, हाइड्रोजन, हीलियम बहुत हल्की गैसें होती है। शुरुआती हाइड्रोजन गैस तो हल्की होती है, हीलियम भी हल्की गैस है, ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ठोस है। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है, ये ठोस हो गए। फिर इसके बाद में जो नाइट्रोजन है बेटा वो गैस है। ऑक्सीजन गैस है। फ्लोरीन गैस है, ठीक है। फ्लोरीन के बाद नियोन भी गैस है। और नियोन के बाद सोडियम ठोस है। अब देखिए यहां तक अभी कोई द्रव तत्व नहीं आया। परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और सल्फर के बाद जैसे क्लोरीन आता है ये गैस है, क्लोरीन। और क्लोरीन के बाद जब आर्गन की बात करते हैं तो ये भी गैस है बेटा, आर्गन। आर्गन 18, 19 जैसी पोटेशियम की बात करते हैं ये ठोस है, 19। 20 कैल्शियम की बात करते हैं, ठोस है। कैल्शियम के बाद अगर मैं बात करता हूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। आप समझ रहे होंगे कि सर आपने तो आज ही तत्वों के प्रतीक और इतनी कहानी छेड़ दी। मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उस बात को पकड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। और वो बात है कि तत्वों को भौतिक अवस्था की दृष्टि से ठोस हो सकते हैं कुछ तत्व, द्रव हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। अभी तक कोई भी द्रव वाला तत्व मैंने नहीं लिखा। अब देखिए द्रव तत्व के बारे में बता रहा हूं। शुरुआती तत्व द्रव आ गया गैलियम, 31 परमाणु क्रमांक होता है बेटा, गैलियम, ठीक है। और गैलियम के बाद में बात करूं सीजियम, सीजियम ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद बात करूं मैं आपको बेटा मरकरी, मरकरी के बाद अगर मैं बात करूं फ्रेंसियम, ठीक है। ये वाले जो तत्व हैं फ्रेंसियम, Fr, मरकरी, फ्रेंसियम, Hg, Fr, फ्रेंसियम, ओके। कुछ समझ में आई बात बेटा मैं क्या कहने जा रहा हूं आपको? मैंने अब आपको कि सर हमें अभी इतनी जल्दी कैसे याद होगा, मैं कब कह रहा हूं आप इतनी जल्दी याद कीजिए। मैं क्या बता रहा हूं कि तत्व क्या है। अगर मैं परिभाषा आपसे कहूं तो आप तत्व के बारे में कहेंगे तत्व पदार्थ का शुद्धतम रूप है, ठीक है कि नहीं? शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण है। क्यों है? क्योंकि ये एक ही प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। और अधिकांशतः तत्वों के अवयवी कण क्या होते हैं बेटा? परमाणु होते हैं। इज दैट क्लियर? परमाणु होते हैं। कुछ तत्वों के अवयवी कण अणु होते हैं, ठीक है। तत्व भौतिक अवस्था की दृष्टि से ठोस होंगे, द्रव होंगे, गैस होंगे। तत्व प्राप्ति की दृष्टि से प्राकृतिक तत्व होंगे और कृत्रिम तत्व भी हैं जो आवर्त सारणी मौजूद है, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, ओके। तो ये सब जो मैंने बनाए ये तत्वों के क्या बनाए बेटा? प्रतीक। प्रत्येक तत्व का एक निश्चित प्रतीक होता है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है, जैसे मैं आपको और दिखा रहा हूं परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक बेटा 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6,
नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का बेटा 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, पोटेशियम का सल्फर 17 के बाद क्लोरीन का 17, 18 बेटा आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ था, स्कैंडियम 21 बेटा 21, टाइटेनियम 22, टाइटेनियम आश्चर्यजनक धातु कही जाती है, मिश्र मतलब ये जिसमें जंग नहीं लगती, टाइटेनियम, ठीक है ना। वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, नोट करो बेटा 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, ये सब ठोस है बेटा इसलिए मैं उधर लिखता गया हूं। कोबाल्ट के बाद निकिल 28, कॉपर 29, जिंक 30 और ये गैलियम। पहला द्रव तत्व अगर मैं आवर्त सारणी से स्टार्ट करूं तो पहला तत्व कौन होगा बेटा? गैलियम 21, ठीक है। खैर मैं आपको जो बताने का प्रयास ये किया मैंने, उसका अर्थ क्या निकाला आप लोगों ने कि भौतिक अवस्था की दृष्टि से प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। अब मैंने ये बताया आप लोगों के कि कुछ तत्वों के अवयवी कण बेटा क्या भी होते हैं? अणु भी होते हैं। क्या? अणु, कुछ तत्वों के, ठीक है ना। अब मैं आपको उन तत्वों से परिचित करा दूं, ये तो आपके पास ऑलरेडी नोट्स में वो अवेलेबल है, उनसे परिचित करा दूं कि वो कौन से तत्व हैं जिनके अवयवी कण बेटा अणु हैं, ठीक है। देखिएगा, तत्व अणु यानी जो शुरुआती रूप में हमें अणु रूप में मिलेंगे, वो एक अलग बात है कि अणु को हम लोग आगे जाकर परमाणु में अलग कर सकते हैं बेटा, लेकिन शुरुआती कण वो अणु के रूप में मिलेगा। अधिकांश तत्वों के अवयवी कण परमाणु मिलते हैं, इसलिए तत्व के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है बेटा? परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ओके। अब मैं आपको कुछ जैसे शुरुआती तत्व हाइड्रोजन बेटा, ये गैस है, जैसा कि मैंने बताया अब आपको। अगर पात्र में हाइड्रोजन गैस भरी है और मैं उसमें से कुछ हाइड्रोजन गैस को निकालूं या पात्र खोलूं, तो उसमें से जो निकलेंगे ना बेटा वो कण जो निकलेंगे, वो कण परमाणु रूप में नहीं होंगे, वो अणु रूप में निकल रहे हैं। इसे कहेंगे अपन शुरुआती कण, ठीक है। और वो अणु दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसे अपन लिखते हैं H2, हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? हाइड्रोजन के बाद हीलियम बेटा एकल परमाणु के रूप में ही मिलेगा आपको, अणु रूप में नहीं मिलेगा, ठीक है। हीलियम के बाद लिथियम, बेरिलियम, ये सब मैं आपको उन्हीं की बात बता रहा हूं। जैसे नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन बेटा N2, ठीक है। ऑक्सीजन अणु रूप में O2। इसके बाद ऑक्सीजन के बाद अगर मैं बात करूं फ्लोरीन F2 बेटा, ठीक है। फ्लोरीन के बाद आगे अगर मैं चलूं आपको क्लोरीन बताऊं तो ये Cl2। ब्रोमीन बताऊं, ब्रोमीन द्रव तत्व देखो, ब्रोमीन 35 होता परमाणु क्रमांक इसका, 37, मरकरी 80 हो गया, ये 87 हो गया, ये परमाणु क्रमांक है जिसको आप याद करेंगे आगे जाकर। ब्रोमीन का अणु हो गया बेटा Br2। आयोडीन I2, आयोडीन का अणु हो गया I2। आयोडीन के बाद फास्फोरस। अब देखिए फास्फोरस का एक अणु बेटा 4 परमाणु से मिलकर बनता है, ये कहलाते हैं द्विपरमाणु अणु। द्विपरमाणु अणु, दो परमाणु से मिलकर बने अणु है, ये कहलाएगा फास्फोरस चतुर्परमाणु अणु। इसी तरह से बेटा सल्फर, ये 8 परमाणुओं से मिलकर बनता है एसिड, चतुर्परमाणु, अष्टपरमाणु। केवल इतने ही तत्व ऐसे हैं जिनके अवयवी कण कितने हैं, क्या होते हैं बेटा? अणु होते हैं, जिन अणु रूप में ये लिखा गया। प्रतीक तो यही कहेंगे हम लोग, हाइड्रोजन का प्रतीक बोलेंगे तो H2 मत बोलिए, उसको H ही बोलेंगे। उसका अवयवी कण अणु के रूप में मिलता है जो H2 है। इज दैट क्लियर? तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने ही, केवल 118 बोले थे मैंने। इसका मतलब बाकी कौन कितने? बाकी कितने? लगभग 110, 109, 8। ये सारे के सारे तत्व परमाणु होते हैं, और यही वजह है कि तत्व के लिए अपन क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है, प्रत्येक तत्व का एक निश्चित द्रव्यमान होता है जिसे परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तत्व के लिए ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो आप तत्व की परिभाषा समझ में आ गई? तत्व पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप है जो एक ही प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक तत्व का एक निश्चित प्रतीक होता है जो हम देख चुके, प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है जो आप देख रहे हैं, समझने का प्रयास। अब परमाणु क्रमांक क्या है मैं आपको यहां से जोड़ देता हूं।
परमाणु क्रमांक को हम लोग बेटा जेड से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और परमाणु क्रमांक जेड से प्रदर्शित करने का मतलब हो गया, इसकी खोज करता थे मोसले। मोसले ने इसके बारे में बताया था परमाणु क्रमांक के बारे में, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6 आपके आवर्त सारणी में है, मैंने भी नोट कराया था। और ये तो आएगा ही 50 हजारों बार आएगा, ये 150 तो छोड़ो। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होता है? दरअसल प्रोटॉनों की संख्या, तत्व के परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है ना बेटा, उसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या। अब बात आती है कि सर ये क्या है, ये क्या मतलब निकला, प्रोटॉन से क्या अभिप्राय है? तो बेटा तत्व का, जो मैंने आपको बताया था, तत्व का अभिविकर्ण परमाणु अगर हुआ तो क्या मैंने बताया था आपको, तो मैंने उसके बारे में बताया था बेटा, उसमें 3 मूलभूत कण होते हैं, परमाणु के मूलभूत कण, परमाणु के फंडामेंटल पार्टिकल, मूलभूत कण। किसके बेटा? परमाणु के मूलभूत कण 3 होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन। इनके बारे में डिटेल्स नहीं बताऊंगा मैं यहां पर, डिटेल्स में आपको अगले चैप्टर में इसके, क्योंकि सेकंड चैप्टर का नाम ही परमाणु संरचना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो नेचुरल बात है उसके बारे में बहुत डिटेल्स में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी। पर मैं यहां इतना जरूर बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन बेटा ऋणावेशित कण है। आवेश की दृष्टि से क्या होता है? ऋणावेशित कण होता है, राइट। इतना जरूर समझ लें आप लोग, इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग ई नेगेटिव से या केवल ई से इंडिकेट कर सकते हैं। दूसरा जो लिखना है मुझे, और वो है बेटा प्रोटॉन। प्रोटॉन शब्द पॉजिटिव से लिया गया था, मतलब प्रोटॉन को हम लोग पी से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल पी से। ये बेटा पॉजिटिव यानी धनावेशित कण है, धनावेशित कण है ये। और तीसरा कण जिसकी खोज होने में बहुत अधिक समय लगा, चैडविक ने उसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल से आया, न्यूट्रल यानी उदासीन, कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रल, उदासीन, कोई चार्ज नहीं है, चार्ज लेस होता है। अब आप देखिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूं, मान के चलो ये परमाणु अगर ये कहा गया, तो परमाणु के सेंटर में जो होता है वो होता है नाभिक, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में, नाभिक में जो कण पाए जाते हैं ना, नाभिक में 2 कण पाए जाते हैं बेटा, नाभिक में। और वो 2 कण कौन से हैं, मैं आपको मूलभूत कण बता रहा हूं आपको, वैसे और भी है जो हम आगे, मूलभूत फंडामेंटल पार्टिकल। वो 2 कण ये हैं बेटा, नाभिक के अंदर कौन पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाई जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब नाभिक में पाए जाते हैं, प्रोटॉन बेटा धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन उदासीन है। अब देखिए, धनावेश में 0 को जोड़ना जरा बेटा, क्या आएगा? धनावेश आएगा कि नहीं? धनावेश में 0 को जोड़िए, 0 से मतलब मेरा उदासीन से है, और धनावेश तो ये है, ये धनावेश में 0 जोड़ेंगे तो प्लस आएगा, प्लस आएगा। इसलिए अपन यहां नाभिक का चार्ज क्या बताते हैं? प्लस। मतलब जैसे एक घर में बेटा 2 लोग हैं, एक कमाने वाला और एक कमाने वाला नहीं है। कमाने वाले से मतलब धनावेश से, और न कमाने वाले से मतलब 0 उदासीन से। तो बेटा पूरे घर की वैल्यू किसके आधार पर डिपेंड करेगी? किसका मान सम्मान ज्यादा होगा? यस, कमाने वाले का। इसका मतलब है कि नाभिक में धनावेश का कारण क्या है? उसमें पाए जाते हैं पॉजिटिव कण, इस पर तो कोई चार्ज नहीं होता, तो इसके वजह से नाभिक का आवेश अपन धनावेश कहते हैं। और इसके चारों तरफ जो रहते हैं ना बेटा, नाभिक के चारों तरफ, परमाणु में ही नाभिक के चारों तरफ रहते हैं। तो अपन यहाँ ये कहने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाह्य भाग में, परमाणु में तो है लेकिन बाह्य भाग में, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पर पाए जाते हैं? तो मैं यहां लिख देता हूं, बाह्य नाभिकीय भाग, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, बाह्य नाभिकीय भाग में होती है, राइट बेटा, बाह्य नाभिकीय भाग में। और ये दोनों कण कहां होते हैं बेटा? ये होते हैं नाभिक में, न्यूक्लियस में होते हैं, नाभिक में। अब देखिएगा, दरअसल परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। क्या? परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है का अर्थ यह कि परमाणु में कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन, विद्युत रूप से उदासीन, ठीक है बेटा। न्यूट्रल, अब न्यूट्रल का मतलब हो गया चार्ज की दृष्टि से उस पर कोई आवेश नहीं है। आवेश मतलब आवेश नहीं है, नहीं है का मतलब क्या है कि जितने भी धनावेशित कण होंगे उतने ही ऋणावेशित कण होंगे। तो इसके नाभिक में जो धनावेशित कण अर्थात प्रोटॉन होते हैं ना बेटा, तो प्रोटॉनों की संख्या, पी की संख्या, प्रोटॉन को मैं पी की संख्या बराबर ई की संख्या होती है। मतलब परमाणु विद्युत रूप से उदासीन इसलिए होता है, जितने नाभिक में प्रोटॉन होते हैं ना बेटा,
उतने ही उसके वाह्य नाभिकीय भाग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धनावेशित कण और ऋणावेशित कण बराबर होते हैं, क्योंकि इन पर जो धनावेश होगा, इन पर जो ऋणावेश होगा वो भी बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान और 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम, और प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है, ठीक है ना। इसलिए बैलेंस करते हैं, तो परमाणु विद्युत रूप से क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। इज दैट क्लियर? प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो जो प्रोटॉन होते हैं उसी संख्या को अपन क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे आप यूं भी कह सकते हो कि परमाणु क्रमांक यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, प्रोटॉन को नहीं त्यागता, या तो वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो अब वो परमाणु नहीं रहा, अब वो क्या बन गया, परमाणु का आयन बन गया, धनायन या ऋणायन बन गया। इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने से यानी निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आने का मतलब अब कौन भारी हो गया, तो आप कहोगे प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या है, धनावेश, तो उस पर धनावेश लग जाएगा। या फिर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो प्रोटॉन कम, इलेक्ट्रॉन जुड़ने से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हो जाने से ऋणावेश हो गया, तो उस पर ऋणावेश आ जाएगा। इतना समझ आ रहा है बात? चलिए, तो ये तो रहा परमाणु के तीन मूलभूत कण। तो प्रोटॉन की संख्या को अपन क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। जैसा मैंने कहा मोसले ने इसकी खोज की थी, आगे और भी इसमें अपन डिस्कशन करते रहेंगे। और परमाणु क्रमांक जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16। ये लिखे थे मैंने, ये बता दिए, बाकी तो आप देख ही रहे, ठीक है ना। इसकी तालिका अपन पूरी बनाकर और बताएंगे। तो ये प्रोटॉन की संख्या है। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन क्यों? क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। एक बात। दूसरी बात, यहां एक और बात मैं जोड़ रहा हूं, परमाणु द्रव्यमान बताने से पहले मैं जो बता रहा हूं वो ये द्रव्यमान संख्या, एक शब्द और जोड़ दिया मैंने, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, जिसको ए से इंडिकेट करेंगे हम लोग, ए से। दरअसल ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग होती है। जेड ए बराबर क्या होता है, किसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को मिलाकर क्या बोलेंगे, उसकी द्रव्यमान संख्या बोलेंगे। समझ में आ गई बात? द्रव्यमान संख्या यानी किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की योग को उसकी द्रव्यमान संख्या बोलेंगे। अब इसका प्रदर्शन कैसे किया जाता है बेटा, ये सुनिएगा। प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन। तो प्रदर्शन करने के लिए मान के चलिए मैंने ये कोई एक्स लिखा, एक्स का मतलब समझ लो किसी तत्व का प्रतीक है। तो यहां जो लिखा जाएगा ना बेटा, नीचे ये लिखा जाएगा जेड और यहां लिखा जाएगा ए। अब बताइए ए का मतलब क्या है बेटा, द्रव्यमान संख्या, और जेड का मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। और एक्स क्या है, तत्व का प्रतीक। तत्व के प्रतीक से याद आया बात, जैसे मैंने लिखा सोडियम। अब आपके दिमाग में यहां आ रहा हो, हालांकि 11वीं क्लास में आपके साइंस वाले सर ने पढ़ाया है कि सर नाम तो सोडियम बोल रहे हैं, सोडियम, और प्रतीक लिख रहे हैं एन। तो बेटा कुछ तत्वों के जो प्रतीक हैं उनके लैटिन नाम से लिए गए, ठीक है। तो सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम से आया है, एन इस प्रतीक इसलिए बनाया गया, ओके। नेटेलम भी कहा गया कई बार उसको, नेट्रियम से, ओके। इसी तरह से सिल्वर को लिखते तो अपन एजी है, लेकिन प्रतीक मतलब नाम चांदी यानी सिल्वर और प्रतीक है एजी। ये क्योंकि अर्जेंटम से आया। गोल्ड का प्रतीक लिखते हम लोग एयू, औरम से आया, औरम से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग Na, तो Na सोडियम, यहां मैं क्या लिखूंगा बेटा 11 और यहां लिखूंगा 23। ये क्या मतलब निकला, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और सोडियम की द्रव्यमान संख्या है बेटा 23। इज दैट क्लियर? तो अगर मुझे लिखना हो इसी तरह से आगे, मैंने लिखा बेटा मैग्नीशियम के बारे में लिखा 12, मैग्नीशियम 24, तो ये उसकी द्रव्यमान संख्या है, ये उसका बेटा परमाणु क्रमांक है, ठीक है ना। अब आपको यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग बात मैं आपको जोड़ने जा रहा हूं, वो ये है कि मैंने एक शब्द बोला समस्थानिक, आइसोटोप बोला बेटा। क्या? आइसोटोप, ISOTOPE। चूंकि आज हमारा मॉड्यूल नंबर 1 है, शुरुआती जानकारी है, समय में आपको केवल आज इतना ही आप लोगों की इस क्लासेस में आपको जानकारी दे पाऊंगा। मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की शुरुआत के बारे में बताया, तत्व की कहानी हमने स्टार्ट की है वर्गीकरण में, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। समझ में आएगा तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी करना है, कमेंट भी लिखना है,
और चैनल को, एजुकेशन इनसाइट यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करिए बेटा, ठीक है ना। तो अगली मॉड्यूल नंबर 2 में यहीं से समस्थानिक और पीछे की थोड़ी जानकारी में आपको बढ़ाते हुए आगे बढ़ूंगा। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।